हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th फिज़िकल केमिस्ट्री का एक फ्रेश चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन विलयन। आज के इस वीडियो में हम दो चीज़ें कवर करेंगे, विलयन क्या है और कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं, कौन कौन से टर्म्स हैं जिसके द्वारा हम कॉन्सेंट्रेशन हम डिफाइन करते हैं, उसको प्रदर्शित करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेडिंग लगा लीजिए सॉल्यूशन। तो हम आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सॉल्यूशन क्या है और कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, सांद्रता को व्यक्त करना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं विलयन क्या है। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। समांगी मिश्रण से तात्पर्य है मिश्रण में सभी जगह इसका संगठन और गुण एक समान होता है। विलयन का एक गुण और होता है, विलयन के कंपोनेंट अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज खो देते हैं एवं जिसे सामान्य विधि से अलग नहीं किया जा सकता। तो हम कह सकते हैं solution is a homogeneous mixture of two or more substances which lose their individual properties and can't be separated by a simple method. Homogeneous means properties are uniform of the solution. Homogeneous means properties are uniform of the solution. मान लें कि हमने दो कंपोनेंट लिया A और B, उसको हमने मिक्स किया और सॉल्यूशन बनाया। यहाँ पे दो कंपोनेंट है A और B, इसलिए हम इसको बाइनरी सॉल्यूशन कहेंगे। बाइनरी या द्विअंगी विलयन, जिस विलयन में दो अवयव हो हम उसको द्विअंगी विलयन कहते हैं। विलयन के दो अवयव होते हैं जिसे हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। विलयन सॉल्यूशन, इसमें दो अवयव, एक अवयव होता है जिसको हम विलेय या सॉल्यूट कहते हैं, दूसरा होता है विलायक जिसे हम सॉल्वेंट कहते हैं। विलेय जो स्मॉलर अमाउंट में होता है, जो कम मात्रा में होता है, पूरे विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है वो विलेय कहलाता है, और जो लार्जर अमाउंट में होता है जिसकी मात्रा अधिक होती है हम उसको विलायक कहते हैं। हम एक उदाहरण से समझते हैं। 30% एथेनॉल विलयन। 30% एथेनॉल विलयन कहने का मतलब यह हुआ कि 100 ग्राम विलयन में 30 ग्राम एथेनॉल है, और जब पूरा 100 ग्राम पूरा विलयन है उसमें 30 ग्राम एथेनॉल है, तो शेष जो बच गया 70 ग्राम वो जल होगा। यहाँ पे एथेनॉल 30 ग्राम है और जल 70 ग्राम है, तो एथेनॉल कम है तो हम इसको यहाँ पे हम विलेय कहेंगे, और पानी की मात्रा ज़्यादा है हम इसको यहाँ पे विलायक कहेंगे।
एक और उदाहरण देखते हैं। 50% शक्कर का विलयन। यहाँ पर इस उदाहरण में 50 ग्राम शक्कर है और 50 ग्राम पानी है, दोनों मिलाकर 100 ग्राम विलयन बना रहे हैं। इस तरह से 50% शक्कर हो गया, 50% पानी हो गया। यहाँ पर दोनों की मात्रा समान है, तो हम यहाँ पर इस स्थिति में हम किसे विलेय मानेंगे, किसे विलायक मानेंगे। तो इसके लिए हम एक रूल और फॉलो करते हैं कि पूरा विलयन जिस कंपोनेंट की फिजिकल प्रॉपर्टी ले ले, भौतिक अवस्था ग्रहण कर ले, हम उस कंपोनेंट को विलायक कहते हैं। यहाँ पर शक्कर और पानी को मिलाने पर उसका जो विलयन होता है वो द्रवावस्था में रहता है और पानी द्रवावस्था में रहती है। इस कारण हम पानी को यहाँ पर विलायक मानते हैं और शक्कर को यहाँ पर विलेय मानते हैं। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स देखते हैं अब। सांद्रता को किस प्रकार से व्यक्त किया जाता है। हेडिंग लगा लीजिए, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, सांद्रता को व्यक्त करना। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को हम दो भाग में बांटते हैं। एक होता है वॉल्यूम रिलेटेड या आयतन संबंधित, दूसरा होता है मास रिलेटेड या द्रव्यमान संबंधित। वॉल्यूम रिलेटेड में हम 4 कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़ेंगे, जिसमें पहला है परसेंट बाय वॉल्यूम या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट या आयतन प्रतिशत जिसे कहते हैं। दूसरा है वेट परसेंट बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट या द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं। तीसरा है मोलैरिटी, इसको मोलरता कहते हैं। चौथा है नॉर्मेलिटी, इसको नॉर्मलता कहते हैं। इसी तरह से मास रिलेटेड द्रव्यमान संबंधित में भी हम 4 टर्म्स पढ़ेंगे। एक होता है परसेंट बाय मास या वेट बाय वेट परसेंट, द्रव्यमान प्रतिशत जिसे कहते हैं। दूसरा होता है मोल फ्रैक्शन या मोल प्रभाज। तीसरा होता है मोलैलिटी मोललता। और चौथा होता है ppm, पार्ट्स पर मिलियन। ये 8 टर्म्स आज हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें एक बात और है कि वॉल्यूम रिलेटेड जो होती है वो तापमान पर निर्भर करता है और मास रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं वो तापमान पर निर्भर नहीं करते हैं। अब हम देखेंगे परसेंट बाय मास या वेट बाय वेट या द्रव्यमान प्रतिशत। नाम से ही पता चल रहा है कि हम किसी विलयन में विलायक की कितनी मात्रा परसेंट है, उसमें हम वो निकालेंगे। तो यहाँ पर परसेंट की बात कर रहे हैं तो विलयन को हम 100 ग्राम मान लें तो उसमें कितना ग्राम विलेय होगा वही उसका परसेंट होगा। तो हम एक उदाहरण ले लेते हैं। सोडियम क्लोराइड विलयन, सोडियम क्लोराइड का 5% विलयन, NaCl का 5% विलयन। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि 5 ग्राम सोडियम क्लोराइड है 100 ग्राम विलयन में, मतलब पूरा विलयन का जो द्रव्यमान है वो 100 ग्राम होगा और उसमें 5 ग्राम यदि नमक है तो हम कहेंगे कि विलायक जो नमक है उसका परसेंट 5% है। तो हम इसको फॉर्मूला इस तरह से लिख सकते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणा 100। द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणा 100। एक प्रश्न लेते हैं। प्रश्न है 20 ग्राम शर्करा 100 ग्राम विलयन उपस्थित है, द्रव्यमान प्रतिशत की गणना कीजिए। यहाँ पे द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है। हम लिख लेते हैं द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणा 100। इस प्रश्न में जितनी भी चीज़ें चाहिए हमें सभी दी हुई है। विलेय का द्रव्यमान यहाँ पर दिए हुए है 20 ग्राम, विलयन का द्रव्यमान, अब चूँकि यहाँ पे विलयन का द्रव्यमान भी 100 ग्राम दिया हुआ है, बस हमको वैल्यू पुटअप करना है। हम रख लेते हैं द्रव्यमान प्रतिशत बराबर
विलेय का द्रव्यमान 20 ग्राम बटे विलीन का द्रव्यमान 100 ग्राम गुणा 100, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर हो जाएगा 20%। एक और प्रश्न ले लेते हैं। 20 ग्राम सोडियम क्लोराइड 100 मिलीग्राम विलयन में उपस्थित है। द्रव्यमान प्रतिशत की गणना कीजिए यदि विलयन का घनत्व 1.2 ग्राम प्रति मिलीग्राम है। इस प्रश्न में हमें पता है कि द्रव्यमान प्रतिशत निकालने के लिए हमको विलेय का द्रव्यमान और चाहिए जो कि दिया हुआ है, और विलयन का द्रव्यमान चाहिए जो इस प्रश्न में नहीं दिया हुआ है बल्कि विलयन का आयतन दिया हुआ है। तो एक फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बराबर आयतन गुणा घनत्व। तो हम इस फॉर्मूले की सहायता से विलयन का द्रव्यमान निकाल सकते हैं। तो विलयन का द्रव्यमान बराबर हो जाएगा विलयन का आयतन 100 मिलीग्राम दिया हुआ है 100 ml गुणा घनत्व दिया हुआ है 1.2 ग्राम। इसको हल कर लेते हैं, विलयन का द्रव्यमान 120 ग्राम प्राप्त हो जाएगा। अब हम इसको फॉर्मूला में रख लेते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणा 100। अब हमको सारी चीज़ें प्राप्त हैं। विलेय का द्रव्यमान 20 ग्राम प्रश्न में दिया हुआ है, विलयन का द्रव्यमान हमने 120 ग्राम, द्रव्यमान बराबर आयतन गुणित घनत्व से हमने निकाल लिया है। हम इसको पुटअप कर लेते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर 20 ग्राम बटे 120 ग्राम गुणा 100। इसको हल कर लेते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर आ जाएगा 16.66%। अगला कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स ले लेते हैं, परसेंट बाय वॉल्यूम या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, या जिसे हम आयतन प्रतिशत कहते हैं। यह वैसा ही है जैसे आयतन प्रतिशत था, द्रव्यमान प्रतिशत था। वहाँ पर हम विलेय और विलयन दोनों के द्रव्यमान से तुलना करके उसका परसेंट निकालते थे। यहाँ पर हम आयतन की तुलना करके परसेंट निकालेंगे। तो हम एक उदाहरण ले लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जल में 8% विलयन। इसका अर्थ है 8 ml हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 100 ml विलयन में उपस्थित है। पूरा विलयन 100 ml है, उसमें 8 ml हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि 100 में 8 अर्थात उसमें विलेय 8% है, तो वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 8% विलयन कहलाएगा। तो हम इसको फॉर्मूला में इस तरह से लिख सकते हैं, आयतन प्रतिशत बराबर विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन गुणा 100। एक प्रश्न ले लेते हैं। प्रश्न है 20 मिलीग्राम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 100 मिलीग्राम जल में घुली गई है, 100 मिलीग्राम विलयन में उपस्थित है, आयतन प्रतिशत की गणना कीजिए। आयतन प्रतिशत बराबर होता है विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन गुणा 100। इस प्रश्न में दोनों चीज़ें दी हुई हैं। विलेय का आयतन 20 मिलीग्राम दिया हुआ है 20 मिलीग्राम, और विलयन का आयतन 100 मिलीग्राम दिया हुआ है। हम यहाँ पे वैल्यू पुटअप करके आयतन प्रतिशत निकाल सकते हैं। आयतन प्रतिशत बराबर 20 ग्राम बटे 100 ग्राम गुणा 100। इसको हल कर लेते हैं, आयतन प्रतिशत बराबर 20%। अब हम देखेंगे वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत।
अभी आप समझ गए होंगे टर्म्स को। यहाँ पर वेट बाय वॉल्यूम लिखा है, इसका अर्थ यह है कि विलेय का द्रव्यमान लेंगे और विलयन का आयतन लेंगे। हम उसकी तुलना कर पूरे विलयन में कितना प्रतिशत विलेय है उसकी गणना करते हैं। एक उदाहरण लेते हैं, 6% शर्करा विलयन। इसका अर्थ है कि 6 ग्राम शर्करा 100 मिलीग्राम विलयन में उपस्थित है। देखिए उदाहरण में 6% शर्करा विलयन द्रव्यमान आयतन प्रतिशत यहाँ पे है। इसका अर्थ है कि 6 ग्राम, यहाँ पे हम विलेय का द्रव्यमान ले रहे हैं। 6 ग्राम शर्करा 100 मिलीग्राम पूरे विलयन का आयतन हम ml में ले रहे हैं, मतलब उसका आयतन ले रहे हैं, उपस्थित है। तो 100 में 6 तो 6% हो गया। द्रव्यमान प्रतिशत बराबर द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर हो जाएगा विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन गुणा 100। एक प्रश्न, 6% शर्करा विलयन द्रव्यमान आयतन प्रतिशत के हिसाब से विलयन में द्रव्यमान प्रतिशत गणना कीजिए यदि जिस विलयन का घनत्व 1.25 ग्राम प्रति मिलीलीटर हो। तो हमें इसमें द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करनी है। आपने ये फॉर्मूला समझ लिया होगा, आपने पिछले द्रव्यमान प्रतिशत निकालने का भी आपने देखा। तो द्रव्यमान प्रतिशत का हम फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले। द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणा 100। यहाँ पे विलेय का द्रव्यमान तो दिया हुआ है, हम यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं 6% शर्करा द्रव्यमान आयतन है। इसका मतलब ये है कि 6 ग्राम शर्करा है, परंतु यहाँ पर आयतन विलयन का 100 ग्राम है। हम यहाँ से देख सकते हैं 100 ग्राम हम यहाँ पे लेंगे। तो प्रश्न के अनुसार 6 ग्राम शर्करा है 100 मिलीग्राम विलयन में, मतलब विलेय का भार 6 ग्राम है और विलयन का आयतन 100 मिलीग्राम है। तो हम यहाँ पे इस प्रश्न में घनत्व दिया हुआ है विलयन का, तो हम द्रव्यमान बराबर आयतन गुणित घनत्व से विलयन का द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। तो विलयन का द्रव्यमान बराबर आयतन 100 ml गुणा घनत्व 1.25। इसको हल कर लेते हैं तो विलयन का द्रव्यमान 125 ग्राम प्राप्त होगा। अब हम फॉर्मूला में रख देते हैं। द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय का द्रव्यमान 6 ग्राम दिया हुआ है बटे विलयन का द्रव्यमान 125 ग्राम हमने ज्ञात किया है गुणा 100। इसको हल कर लेते हैं। द्रव्यमान प्रतिशत बराबर 4.8%। एक और प्रश्न, 10% शर्करा विलयन जो द्रव्यमान प्रतिशत है, विलयन में द्रव्यमान आयतन प्रतिशत गणना कीजिए यदि विलयन का घनत्व 1.2 ग्राम प्रति मिलीलीटर हो। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का फॉर्मूला हम लिख लेते हैं। विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन गुणा 100। यहाँ पे 10 ग्राम शर्करा 100 ग्राम विलयन में उपस्थित है। द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणा घनत्व। तो हमको विलयन का आयतन चाहिए, हम इस फॉर्मूला से विलयन का आयतन निकाल सकते हैं। तो विलयन का आयतन बराबर हो जाएगा द्रव्यमान विलयन का द्रव्यमान बटे विलयन का घनत्व।
यहाँ पे वैल्यूज रख लेते हैं। विलयन का आयतन बराबर द्रव्यमान 100 ग्राम बटे घनत्व 1.2 ग्राम। इसको हल कर लेते हैं। अब द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर विलेय का द्रव्यमान 10 बटे विलयन का आयतन हमने यहाँ पर 100 बटे 1.2 हमने ज्ञात किया है गुणा 100। इसको हल कर लेते हैं। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर 12%। इस तरह के सवाल आपको दिए जा सकते हैं जिसमें आयतन ना दिया हो, द्रव्यमान ना दिया हो विलयन का, तो आप द्रव्यमान बराबर आयतन गुणा घनत्व से इसे निकाल लेंगे। आपके लिए अभ्यास प्रश्न है। 5% HNO3 विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत विलयन है। 100 मिलीग्राम विलयन में विलेय HNO3 के द्रव्यमान की गणना कीजिए यदि विलयन का घनत्व 1.4 ग्राम प्रति मिलीलीटर हो। इसमें हमने उत्तर यहाँ पे लिखा हुआ है 7 ग्राम आपका आंसर आएगा। आप हल करके देख लीजिए। अब देखेंगे हम मोल फ्रैक्शन। मोल प्रभाज। मान लीजिए हमने दो कंपोनेंट ए और बी को मिलाकर हमने सॉल्यूशन बनाया। यदि विलयन में ए के 1 मोल हो और बी के 3 मोल हो तो कुल विलयन में कितने मोल हो जाएंगे? 4 मोल। पूरे विलयन में ए के 1/4 भाग होगा और बी का 3/4 भाग होगा। पूरा विलयन 4 है, उसमें 1 भाग ए है और 3 भाग बी है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ए 1/4 है और बी 3/4 है। हम इसी को मोल प्रभाज कहते हैं। हम उसको फ्रैक्शन में दर्शाते हैं कि कितना भाग उस विलयन में उस कंपोनेंट के हैं। तो हम इसको, और मोल का फॉर्मूला होता है मोल बराबर भार बटे अणुभार। अवयव का मोल प्रभाज हम लिख सकते हैं अवयव के मोलों की संख्या। देख लीजिए यहाँ पर अवयव के मोलों की संख्या 1 है बटे कुल मोल यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं अवयव के मोलों की संख्या बटे विलयन के कुल मोलों की संख्या। इसे जीटा अथवा ईटा से व्यक्त किया जाता है। जीटा, ये एक्स का निशान जो दिख रहा है वो जीटा है और एन जैसा जो दिख रहा है वो ईटा है। इसी के द्वारा इसको व्यक्त किया जाता है। मान लो किसी विलयन में ए बी सी 3 अवयव हो और उसके मोल एन ए, एन बी और एन सी हो। तो ए का मोल प्रभाज हो जाएगा एन ए बटे कुल मोल एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। उसी प्रकार से बी का मोल प्रभाज होगा एन बी बटे एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। उसी तरह से सी का मोल प्रभाज, जिसको हम जीटा सी लिख सकते हैं, बराबर हो जाएगा एन सी बटे एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। देखिए यदि हम इन जो हमने उदाहरण दिया है 1/4 और 3/4 मोल हैं विलयन में, इसको यदि हम जोड़ते हैं तो इसका मान 1 आता है। तो हम कह सकते हैं कि मोल प्रभाजों का योग, किसी विलयन के मोल प्रभाजों का योग 1 होता है। तो इसको लिख सकते हैं जीटा ए प्लस जीटा बी प्लस जीटा सी इक्वल टू 1। मोल अंशों का योग 1 होता है। एक प्रश्न ले लेते हैं। यदि 80 ग्राम NaOH को 54 ग्राम H2O में विलयन बनाया गया है तो इसके मोल प्रभाज की गणना कीजिए। अवयव का मोल प्रभाज होता है अवयव के मोलों की संख्या बटे विलयन के कुल मोलों की संख्या।
हमको दोनों ज्ञात करनी होगी, अवयव के मोल मतलब NaOH के मोल और टोटल विलयन के मोल। टोटल विलयन के मोल ज्ञात करने के लिए पानी का ही मोल ज्ञात करना होगा, फिर दोनों के मोल को जोड़ेंगे तो कुल विलयन के मोल हमको ज्ञात हो जाएंगे। तो मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार। सबसे पहले NaOH का हम मोल निकाल लेते हैं। तो Na23O16 और हाइड्रोजन का 1 परमाणु भार होता है। तो NaOH का हम इस तरह से निकाल सकते हैं जोड़कर, मोल ऑफ NaOH हो जाएगा भार 80 बटे परमाणु भार अणुभार 40 बराबर 2 मोल। इसी तरह से मोल ऑफ वाटर निकाल लेते हैं। 54, इसका भार 54 ग्राम भार दिया हुआ है, बटे इसका अणुभार होता है 18। इसको हल करेंगे 3 मोल प्राप्त होगा। कुल मोल Na प्लस Nb इक्वल टू 2 + 3 = 5 मोल। अब हम फॉर्मूला में इसको रख लेते हैं। जीटा NaOH बराबर अवयव के मोल Na बटे Na प्लस Nb, इसको हम रख लेते हैं जीटा NaOH। Na हमने निकाला है 2, टोटल मोल हमने निकाला है 5। इसको हल कर लेते हैं 0.4। उसी तरह से जीटा ऑफ वाटर इक्वल टू Nb बाई Na प्लस Nb इक्वल टू जीटा वाटर इक्वल टू 3/5 इक्वल टू 0.6। हम इसको ऐसा भी निकाल सकते हैं, जीटा NaOH प्लस जीटा वाटर इक्वल टू 1 होता है। हमने वैल्यू रख दिया, जीटा NaOH का 0.4 प्लस वाटर का वो निकालना है 1 माइनस 0.4 इक्वल टू 6। तो एक का निकालने के बाद 1 से माइनस कर देंगे तो दूसरे कंपोनेंट का निकल आता है। एक और उदाहरण, एक और प्रश्न ले लेते हैं। एक जलीय विलयन में 46% द्रव्यमान प्रतिशत है, एथिल एल्कोहल है, इसके मोल प्रभाज की गणना कीजिए। प्रश्न आपको समझ में आया होगा। द्रव्यमान प्रतिशत दिया हुआ है यहाँ पे, मतलब विलेय 46 ग्राम है और विलयन 100 ग्राम है। प्रश्न के अनुसार 46 ग्राम एथिल एल्कोहल 100 ग्राम विलयन में है, तो शेष जो बच गया वो 54 ग्राम पानी होगा। एथिल एल्कोहल को अवयव ए और जल को अवयव बी मान लेते हैं। अवयव का मोल प्रभाज बराबर होगा अवयव के मोलों की संख्या बटे विलयन के कुल मोलों की संख्या। मोल निकाल लेते हैं, मोल बराबर भार बटे अणुभार। एथिल एल्कोहल C2H5OH का हम निकाल लेते हैं पहले अणुभार, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन के 1, इसको हम जोड़ करके निकाल लेंगे 46। मोल ऑफ एथिल एल्कोहल जिसको हमने ए माना है Na बराबर 46 बटे 46% मतलब 46 ग्राम भार दिया हुआ है, बटे परमाणु भार हमने 46 निकाला है बराबर 1 मोल। उसी तरह से Nb मोल ऑफ वाटर हो जाएगा 54 बटे 18 अणुभार है बराबर 3 मोल। कुल मोल हो जाएंगे Na प्लस Nb इज इक्वल टू 4। अब हम लिख लेते हैं जीटा ए मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH इज इक्वल टू Na बटे Na प्लस Nb। वैल्यूज पुट अप रख देते हैं। यहाँ पर Na 1 मोल अपॉन टोटल मोल 4, सॉल्व कर लेते हैं 0.25। ऐसे ही जीटा बी इक्वल टू Nb बाई Na प्लस Nb
वैल्यू पुट अप कर लेते हैं। जीटा बी बराबर 3 अपॉन टोटल मोल 4 इक्वल टू 0.75, या इसको हम उस विधि से भी निकाल सकते हैं 1 से माइनस करके। जीटा प्लस जीटा बी 1.25 रख लेते हैं, जीटा बी की वैल्यू से माइनस करके निकाल लेंगे। इसके पश्चात ppm पार्ट्स पर मिलियन। जब विलेय की मात्रा सूक्ष्म हो तो उसे ppm से प्रदर्शित किया जाता है। मिलियन का अर्थ 10 लाख या 10⁶ या 10 की घात 6 होता है। इसका अर्थ है विलयन की 10 की घात 6 भाग में विलेय के कितने भाग उपस्थित हैं। जब मात्रा बहुत कम हो तो हम उसको हर 100 ग्राम में बहुत कम मात्रा आएगी, या हर 100 ml में बहुत कम मात्रा आएगी, तो उसको हम दर्शाने के लिए हम उसका 10 लाख भाग लेते हैं। उतने में विलेय के कितने भाग हैं, हम उसको ppm या पार्ट्स पर मिलियन कहते हैं। उदाहरण है शर्करा का 2 ppm विलयन। इसका अर्थ है 2 ग्राम शर्करा 10 की घात 6 ग्राम विलयन में उपस्थित है। तो ppm बराबर हो जाएगा विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणा 10 की घात 6। ये वैसा ही है जैसे परसेंट निकालते थे, वहाँ पे हम हर 100 में निकालते तो हम 100 को गुणा करते थे। यहाँ हम हर 10 लाख में निकाल रहे हैं तो 10 की घात 6 से गुणा करते हैं। अब देखते हैं मोलैरिटी, मोलरता। मोलरता हम किसे कहते हैं? 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उसकी मोलरता कहते हैं। मतलब 1 लीटर विलयन में विलेय के कितना मोल हैं, हम उसको उसकी मोलरता कहते हैं। एक उदाहरण लेते हैं, 2 मोलर शर्करा विलयन। यहाँ पे मोल लिख गया है, इसको आप मोलर पढ़ेंगे। 2 मोलर शर्करा विलयन का अर्थ है 1 लीटर विलयन में शर्करा के 2 मोल हैं। हाइड्रोजन आयन के 3 मोलर का अर्थ है कि 1 लीटर विलयन में हाइड्रोजन आयन के 3 मोल उपस्थित हैं। यहाँ भी आप करेक्ट कर लेंगे, ये मोलर है। तो हम लिख सकते हैं मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। ये इसको मोलरता को कैपिटल M से दर्शाते हैं। कैपिटल M बराबर मोलों की संख्या को स्मॉल n से दर्शाते हैं n बाई लीटर को V से दर्शाते हैं तो V इन लीटर। इसको लिख सकते हैं M इज इक्वल टू n बाई V इन लीटर। इसका मात्रक होगा मोल पर लीटर। n को हम मोल कहते हैं, यहाँ लीटर में है मोल पर लीटर। एक प्रश्न ले लेते हैं, 250 मिलीलीटर विलयन में विलेय 80 ग्राम NaOH की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो विलयन का आयतन दिया हुआ है 250 मिलीलीटर और विलेय का द्रव्यमान दिया हुआ है 80 ग्राम। तो हम रख लेते हैं m बराबर होता है n बाई V इन लीटर, वॉल्यूम इन लीटर। तो हमको सबसे पहले यहाँ पर तो मोल हमको पता नहीं है तो मोल निकालना होगा। तो मोल बराबर भार बटे अणुभार। यहाँ पर NaOH के पहले अणुभार निकाल लेते हैं। NaOH 23 + 16 + 1 = 40। अब हम इस फॉर्मूला को m इज इक्वल टू हम n के जगह हम लिख सकते हैं भार बटे अणुभार। यहाँ पे लिख लेते हैं n बराबर हम लिख सकते हैं मास अपॉन मोलिकुलर मास अपॉन वॉल्यूम इन लीटर।
m बराबर 80/40 बटे 80 द्रव्यमान दिया हुआ था, अणुभार हमने 40 निकाला, बटे आयतन 250 मिलीलीटर है, उसको लीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड कर देते हैं, लीटर में चेंज हो गया। इसको हल कर लेते हैं। m बराबर 2/1/4 बराबर 8 मोलर। एक उदाहरण और, प्रश्न है 80 सेंटीमीटर क्यूब या 500 सेंटीमीटर क्यूब या 500 क्यूबिक सेंटीमीटर विलयन में विलेय 4.9 ग्राम H2SO4 की मोलरता ज्ञात कीजिए। यहाँ पे वॉल्यूम को सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है, द्रव्यमान दिया हुआ है विलेय का, हम निकाल लेते हैं। मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। m बराबर n/v इन लीटर। यहाँ पर 1 लीटर बराबर 100 ml, 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। यहाँ पे 500 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, मतलब यह 500 ml होगा, मतलब आधा लीटर होगा। हम रख लेते हैं। फॉर्मूला को हम इस तरह से लिख सकते हैं, मोलरता बराबर मास अपॉन मोलिकुलर मास अपॉन v इन लीटर। इसको हम इस तरह से निकाल सकते हैं। H2SO4 का, हाइड्रोजन का 2 ग्राम, ऑक्सीजन का 16 × 64 ग्राम और सल्फर का 32 से कम 32 ग्राम, टोटल हो गया 98 ग्राम इसका अणुभार हो गया। यहाँ पर हम वैल्यू पुट अप कर लेते हैं। m बराबर मास दिया हुआ है 4.9 ग्राम बटे मोलिकुलर मास 98 अपॉन वॉल्यूम 500 ml होगा, 500 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 500 ml, उसको लीटर में बदलने के लिए 1000 से गुणा कर लेते हैं। m बराबर 0.05 अपॉन हाफ इक्वल टू 0.1 m। एक और प्रश्न, 100 ml 3 मोलर विलयन उपस्थित Na2CO3 का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमको द्रव्यमान ज्ञात करनी है। मोलरिटी इक्वल टू n/v इन लीटर। यहाँ पे हम वैल्यूज रख लेते हैं। n हमको पता नहीं है, m 3 है, वॉल्यूम 100 ml है, उसको 1000 से डिवाइड करके लीटर में चेंज कर लेते हैं। ये हो जाएगा 10n। 3 इज इक्वल टू 10n आया तो 3/10 इज इक्वल टू n। इसके मोलों की संख्या आ गई 0.3 इज इक्वल टू n। अब हमको पता है कि मोल बराबर भार बटे अणुभार। और Na2CO3 का अणुभार हम निकाल सकते हैं। Na2CO3 का अणुभार 46 + 12 + 48 106। अब यहाँ पर रख लेते हैं। मोल हमने निकाला 0.3, भार हमको ज्ञात करना है, उसको x मान लेते हैं। अणुभार हमने निकाला है 106, इसको हल कर लेते हैं। x बराबर 0.03 × 106 इज इक्वल टू 31.8 ग्राम। अभ्यास के लिए प्रश्न है, H2SO4 के 10% द्रव्यमान प्रतिशत जलीय विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए यदि विलयन का घनत्व 1.1 ग्राम पर ml हो। यहाँ पर विलयन का आयतन आप निकालेंगे विलयन का द्रव्यमान बटे विलयन का घनत्व से, और उसको आप पुट अप करेंगे।
एक और प्रश्न है, 120 ग्राम यूरिया 1000 ग्राम जल में घोली गई है, विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। विलयन का घनत्व 1.12 ग्राम पर ml हो। विलयन का द्रव्यमान आप लोग ज्ञात करेंगे, विलेय का द्रव्यमान धन विलायक का द्रव्यमान। देखिए यहाँ पर विलायक का द्रव्यमान अलग से दिया हुआ है, न कि विलयन का द्रव्यमान है। तो यहाँ पे आप इस विलायक के द्रव्यमान प्लस विलेय का द्रव्यमान आप जोड़ेंगे, तब आपको विलयन का द्रव्यमान मिलेगा। और विलयन का आयतन निकालने के लिए आपको विलयन का आयतन बराबर विलयन का द्रव्यमान बटे विलयन का घनत्व, इस पे आपको रख कर निकालना होगा और फॉर्मूले में पुटअप करके आपको वैल्यू निकालनी होगी। अब देखते हैं जल की मोलरता क्या होती है। जल की मोलरता सामान्यतः 55.55 मानी जाती है। अब ये कैसे आया, चलिए मान लेते हैं जल का घनत्व 1 ग्राम प्रति मिलीलीटर है या 1 किलोग्राम प्रति लीटर है। यदि हम 100 मिलीलीटर जल को लें तो जल का द्रव्यमान बराबर हो जाएगा आयतन गुणित घनत्व। तो 100 मिलीलीटर हमने जल लिया है और 1 ग्राम प्रति मिलीलीटर इसका हमने आयतन घनत्व माना है। इस तरह से 100 ml जल का द्रव्यमान हो जाएगा 100 ग्राम। तो हम इसको मोलारिटी में रख लेते हैं, N/V इन लीटर में। M बराबर हम इसको लिख सकते हैं, M बराबर लिख सकते हैं मास अपन मोलिकुलर मास अपॉन V इन लीटर। यहाँ पर हम इसको रख लेते हैं वैल्यू M बराबर, मास हमने 100 ग्राम निकाला है, मोलिकुलर मास होता है इसका 18 पानी का, और आयतन लीटर में हम 100 ml लिया था, उसको 1000 से डिवाइड करके लीटर में चेंज कर लेते हैं। इसको हल करेंगे तो 55.55। यदि जल का घनत्व बदल दिया गया हो तो उसकी मोलरता ही बदल जाएगी। यदि जल का घनत्व मान लीजिए 0.9 ग्राम पर मिलीलीटर दिया हो तो जल का द्रव्यमान 90 ग्राम होगा। यहाँ पर से देख लीजिए, यहाँ पर हमने 1 ग्राम प्रति मिलीलीटर लिया हुआ है तो उसका द्रव्यमान 100 ग्राम आया है। यदि हम इसको 0.9 ले लें तो इसका द्रव्यमान 90 ग्राम होगा। इसको यदि हम रखें फॉर्मूला में, M = मास अपॉन मोलिकुलर मास अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, इसको रख लेते हैं 90/18, 100/1000, 50 मोलर इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब कुछ टर्म्स आते हैं, जैसे मोलर विलयन, जिसकी मोलरता 1 हो उसे 1 मोलर बोलते हैं। बाई मोलर, जिसकी मोलरता 2 हो उसको बाई मोलर बोलते हैं, जिसको 2m से दर्शाते हैं। सेमी मोलर, जिसकी मोलरता आधी हो उसको हाफ m से दर्शाते हैं या m/2 से दर्शाते हैं। वैसे डेसी मोलर, जिसकी मोलरता 1/10 हो उसे 1/10 m से दर्शित करते हैं। एक प्रश्न है, 500 सेंटीमीटर क्यूब मोलर जलीय विलयन में उपस्थित QH के द्रव्यमान की गणना कीजिए। आप लोग इसको हल कर लीजिएगा। अब हम देखते हैं आयनों की मोलरता क्या होती है। तो इसको समझने के लिए हमको एक प्रश्न हल कर लेते हैं। यदि 53 ग्राम Na2CO3 को 5 ml जल में विलय की गई है तो Na2CO3 Na2 प्लस आयन और CO3 माइनस आयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 3 चीज़ें पूछी गई है, पूरे विलयन की मोलरता, उसके बाद उनके आयनों की मोलरता। चलिए तो यहाँ पर फॉर्मूला हम रख लेते हैं, M = N/V इन लीटर। इसको हम लिख सकते हैं M = N के हम लिख सकते हैं मास अपॉन मोलिकुलर मास अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। यहाँ पे हम वैल्यूज पुटअप कर लेते हैं। M = मास 53 बटे मोलिकुलर मास हमने निकाला था पहले 106 बटे 500 ml दिया हुआ है बटे 1000, इसकी वैल्यू आ गई
1 मोलर, मतलब पूरे विलियन की जो मोलरता है वो आ गई, मतलब Na2CO3 की मोलरता आई 1 मोलर। अब हम पूरे विलियन को 100% आयनाइज, मतलब आयनन 100% प्रतिशत 100% आयनन मानते हुए हम इसको हल करेंगे। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं Na2CO3 टूट कर ट्वाइस Na+ और CO3 2 माइनस आयन बनाएंगे। अब यहाँ पर देखें, यदि ये 1 मोल है, Na2CO3 का 1 मोल है, उससे यहाँ पर 2 मोल सोडियम आयन और 1 मोल कार्बोनेट आयन मिल रहा है। इस Na2CO3 की मोलरता यहाँ पर एक ही प्राप्त हुई है, तो 1 मोल है, पूरे 1 मोलर है पूरे विलियन में, तो 1 मोलर से 2 मोल सोडियम आयन और 1 मोल कार्बोनेट आयन प्राप्त होगा। यही यदि यहाँ पे 2 मोलर होता तो 1 से इतना, तो 2 से इसका डबल हो जाता। क्योंकि अब यहाँ पे एक ही प्राप्त हुआ है, तो इसके आयनों की जो मोलरता है वो भी 2 मोल सोडियम की और 1 मोल कार्बोनेट आयन की होगी। तो सोडियम आयन की मोलरिटी 2m और कार्बोनेट आयन की मोलरिटी 1m होगी। एक प्रश्न ले लेते हैं, आपके लिए है, सो बनाइए। 49 ग्राम H2SO4 के 250 ml विलियन में उपस्थित है। हाइड्रोजन आयन सल्फेट आयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। इसमें हम पहले पूरे विलियन में H2SO4 की मोलरता ज्ञात करेंगे। जितनी मोलरता आएगी उसको हम इस तरह से एनालाइज करके देख लेंगे कि 1 मोल से कितना प्राप्त होता है। तो जितनी मोलरता आई होगी उसकी मोलरता के अनुसार ये कितने मोल बनेंगे। अब हम देखेंगे कि यदि हम विलियन को डाइल्यूट कर दें तब उसकी मोलरता पर क्या फ़र्क पड़ता है। एक विलियन है सॉल्यूशन 1, इसमें हमने पानी मिला दिया। शुरू में इसकी मोलरिटी M1 थी और आयतन V1 था। इसे पानी मिलाने के पश्चात जो सॉल्यूशन प्राप्त हुआ, जिसको हम सॉल्यूशन 2 कह रहे हैं, इसकी मोलरिटी M2 हो जाएगी और आयतन V2 हो जाएगा। हम इसको डाइल्यूट किया है। अब M2 क्यों हुआ? क्योंकि हम इसकी आयतन बढ़ा रहे हैं, तो आयतन से सीधा संबंध होता है मोलरिटी का। इस कारण यहाँ पे मोलरिटी कम हो जाएगी। आयतन बढ़ा रहे हैं, मोलरिटी कम होगी, तो मोलरता कम हो जाएगी। तो हम इसको लिख सकते हैं कि M2 तो सॉल्यूशन 2 की जो मोलरिटी है वो सॉल्यूशन 1 की मोलरता से कम है। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, आयतन बढ़ने से मोलरता कम हो जाएगी, तो विलियन 2 की मोलरता विलियन 1 से कम होगी। M2 इज स्मॉलर देन M1। मोल नहीं बदलेगा, इसे मोल नहीं बदला है क्योंकि जितने मोल विलय के हैं उतने मोल इस विलियन में अभी भी वो उपस्थित हैं। तो हम इसका मोल को हम N ही लिख सकते हैं। यहाँ पर V1 प्रारंभिक आयतन और V2 अंतिम आयतन है। हम लिख सकते हैं M1 बराबर N बटे V1, M2 बराबर लिख सकते हैं N बाई V2। यहाँ पे मोल नहीं बदले, इस कारण हम उसको N ही मान रहे हैं। इसको हम समीकरण 1 माने और इसको समीकरण 2 माने, तो दोनों समीकरण को यदि भाग दे दें तो M1 बटे M2 बराबर N बाई V1 बटे N बाई V2। इसको हल कर लेते हैं। M1 V1 बराबर M2 V2। यहाँ पे हमको एक फार्मूला मिल गया, M1 V1 M2 V2। यदि हम किसी चीज़ को, किसी विलियन को डाइल्यूट करते हैं तो उसकी मोलरिटी का संबंध इस तरह से होता है, M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। एक प्रश्न है 0.2 मोलर 100 ml HNO3 विलियन को 100 ml जल से तनु किया गया है। तनु विलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। यहाँ पर सारी चीज़ें दी हुई हैं। M1 दिया हुआ है 0.2, V1 100 ml, M2 ज्ञात करना है, V2 200 ml होगा। क्यों? क्योंकि 100 ml पहले से विलियन था, उसमें 100 ml हमने जल मिला दिया, तो V2 200 ml हो गया। इसको फॉर्मूला में रख लेते हैं। M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2।
तो वैल्यू से पुटअप कर लेते हैं 0.2 200 इक्वल टू m2 ज्ञात करनी है इंटू 200 को हल कर लेंगे 0.1 मोलर इज इक्वल टू m2। अब देखेंगे कि हम दो विलयनों को जब मिला देते हैं तब मोलैरिटी पर क्या प्रभाव पड़ता है। हम डाल लेते हैं हेडिंग मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर। मान लीजिए एक विलियन सॉल्यूशन 1 है जिसकी मोलैरिटी m1 और v2 है, सॉरी m1 और आयतन v1 है। इसी तरह से एक और विलियन है सॉल्यूशन 2 जिसकी मोलैरिटी m2 है और वॉल्यूम v2 है। इन दोनों को हमने मिक्स किया और एक नया विलियन हमको मिल गया सॉल्यूशन 3 जिसका आयतन दोनों का योग होगा v1 प्लस v2 और इसकी मोलैरिटी को हम n मान लेते हैं। यहाँ पर मोलैरिटी चेंज होगी, हम इसको m मान लेते हैं। तो जो मिक्सचर प्राप्त हुआ है उसकी मोलैरिटी m है। सारी चीज़ें आप लोग समझ गए हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं m1 बराबर n1 बाई v1। इसी तरह से m2 लिख सकते हैं n2 बाई v2। इसी तरह से m बराबर लिख सकते हैं n बाई v1 प्लस v2। अब यहाँ पर ये जो n होगा, जो मोल हमने लिया हुआ है मिक्सचर का, वो दोनों के मोलों का योग होगा। तो n1 प्लस n2 इज इक्वल टू n। अब यहाँ पर हम वैल्यूज पुटअप कर लेते हैं। यहाँ से m1 v1 इज इक्वल टू n1, m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू n के जगह हम लिख सकते हैं यहाँ से n बाई n ब्रैकेट v1 प्लस v2। इसको हल कर लेते हैं। m बराबर हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन v1 प्लस v2 इक्वल टू m। तो मिक्सचर का मोलैरिटी हम इस फॉर्मूला से ज्ञात कर सकते हैं। एक प्रश्न ले लेते हैं। 0.2 मोलर 100 ml HCl विलियन को 0.1 मोलर 300 ml HCl विलियन में मिश्रित किया गया मिश्रण की मोलरता ज्ञात कीजिए। सीधा फार्मूला हम रख लेते हैं m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन v1 प्लस v2 इक्वल टू m। सारी चीज़ें दी हुई है, वैल्यूज हम रख लेते हैं 0.2 इंटू 100 प्लस 0.1 इंटू 300 अपॉन 100 प्लस 300 टोटल वॉल्यूम इक्वल टू m। 20 प्लस 30 अपॉन 400 इक्वल टू m। हल कर लेते हैं 50/400 बराबर m। इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.15 मोलर। अब हम देखेंगे नया कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। मैंने मोलरता पूरा कंप्लीट कर दिया है। अब हम देखते हैं मोलैलिटी, मोललता। मोलरता और मोललता दोनों में थोड़ा सा अंतर है। हम वहाँ पर विलेय का कॉन्सेंट्रेशन हम विलियन के पूरे विलियन में कितने मोल हैं उस सापेक्ष में दर्शा रहे थे। यहाँ पर हम विलेय की मोलरता, विलेय की जो मोल हैं, विलेय के जो मोल हैं उसको हम विलायक के सापेक्ष में दर्शाएंगे। वहाँ पर हम विलियन ले रहे थे, पूरा विलियन ले रहे थे, यहाँ पर हम विलियन लेंगे। तो हम कह सकते हैं 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उसकी मोलरता कहते हैं। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उसकी मोललता कहते हैं, मोलैलिटी। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, हमने यहाँ कहा कितने में उपस्थित है, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित है, न कि विलियन में। यही इसको मोलरता से अलग करती है, मोलैरिटी से अलग करती है।
हम एक उदाहरण लेते हैं। 2 मोलल शर्करा विलयन का अर्थ है 1 किलोग्राम विलायक मतलब जल में शर्करा के 2 मोल उपस्थित हैं। मतलब अब यहाँ पर पूरा विलयन नहीं है, विलायक 1 किलोग्राम है, उसमें 2 मोल शर्करा है। तो हम मोललता लिख सकते हैं, मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। हम इसको छोटा m से दर्शाते हैं, स्मॉल m से। m बराबर लिख सकते हैं n बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन लीटर, सॉरी इन kg, मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। मोललता को m से प्रदर्शित किया जाता है। एक प्रश्न है, 100 ग्राम विलयन में विलेय 20 ग्राम NaOH की मोलरता ज्ञात कीजिए। 100 ग्राम पूरा विलयन है, पूरा विलयन 100 ग्राम है, उसमें 20 ग्राम NaOH है। मतलब जो विलायक होगा उसकी मात्रा हो जाएगी 80 ग्राम, क्योंकि टोटल 100 उसमें 20 NaOH है, शेष बच गया 80 ग्राम जल। इसको हम फॉर्मूला में रख लेते हैं, m बराबर n बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। चलिए मोल कैसे निकालेंगे। मोल बराबर भार बटे अणुभार होता है, तो पता है। तो NaOH का पहले हम निकाल लेते हैं अणुभार। NaOH का 23 + 16 + 1 = 40, ये अणुभार हो गया। अब इसको हम फॉर्मूला में रख लेते हैं, m बराबर मास अपॉन मोलिकुलर मास अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। यहाँ पर बस वैल्यू पुट अप कर लेते हैं। m बराबर हो जाएगा मास 20 दिया हुआ है अपॉन 40 मोलिकुलर मास अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट 80। 1000 से गुणा करेंगे उसको kg में बदलने के लिए, चूँकि ग्राम में दिया हुआ है। m बराबर 25 बटे 4 बराबर 6.25। अब देखते हैं अगला कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है तुल्यांकी भार। हम अगला कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में हम पढ़ेंगे नॉर्मलता, पर उसको समझने के लिए सबसे पहले तुल्यांकी भार समझना होगा। इक्विवेलेंट वेट। तुल्यांकी भार क्या होता है? तुल्यांकी भार बराबर होता है आणविक द्रव्यमान तुल्यांकी भार बराबर होता है आणविक द्रव्यमान बटे x। यहाँ पर x वैलेंसी फैक्टर है, तो इक्विवेलेंट वेट को हम लिख सकते हैं इक्विवेलेंट वेट बराबर मोलिकुलर वेट अपॉन x। x की वैल्यू सभी के लिए अलग अलग होती है। अम्ल के लिए x बराबर बेसिसिटी, हाइड्रोजन कितना दे सकता है, हाइड्रोजन आयन कितना दे सकता है। क्षार के लिए x बराबर एसिडिटी होती है, अर्थात वो कितना OH आयन दे सकता है। और लवण के लिए x बराबर कैटायन के ऊपर कुल धनात्मक चार्ज कितना है। चलिए उदाहरण लेते हैं। अम्ल HCl के लिए x बराबर 1 होता है, क्योंकि इसको हम तोड़ेंगे तो H + Cl माइनस आयन देगा, तो एक हाइड्रोजन आयन है, इसका x बराबर 1 होगा। ये अम्ल है। एक और अम्ल है। ये 3 प्रकार के अम्ल होते हैं, H3PO2, H3PO3 और H3PO4। यहाँ पे तीनों में हाइड्रोजन की मात्रा 3-3 है, पर यहाँ पर x की वैल्यू सभी के लिए 3 नहीं होगी। H3PO2 के लिए देखिए यहाँ पर एक हाइड्रोजन, इसकी संरचना देखिए कि एक हाइड्रोजन एक O से जुड़ा हुआ है, एक ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, और ये ऑक्सीजन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इस कारण वो इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लेगा और हाइड्रोजन मुक्त कर लेगा,
तो ये हाइड्रोजन बस मुक्त हो पाएगा यहाँ से। वैसे ही H3PO3 के लिए ये 2 हाइड्रोजन मुक्त हो सकते हैं और H3PO3 के लिए ये 3 हाइड्रोजन मुक्त हो सकते हैं। तो इस तरह से H3PO2 का x बराबर 1 होगा, H3PO3 का x बराबर 2 होगा और H3PO4 का x बराबर 3 होगा। इसका इक्विवेलेंट वेट भी निकाल सकते हैं। H3PO2 का इक्विवेलेंट वेट 66/1 होगा, 66 मोलिकुलर वेट अपॉन 1, एक्स फैक्टर 66 आएगा। H3PO3 का इक्विवेलेंट वेट मोलिकुलर वेट 72/2 36 होगा। इक्विवेलेंट वेट ऑफ H3PO4 हो जाएगा 98/3 और 32.6। क्षार के लिए COH2 के लिए देखते हैं, x बराबर 2 होता है। इसको हम तोड़ें तो Ca प्लस OH माइनस आयन होता है। यहाँ पे 2 OH प्राप्त होता है, इस कारण यहाँ पे x बराबर 2 होगा। इसका इक्विवेलेंट वेट भी निकाल सकते हैं, 74/2 बराबर 37। क्षार NaOH के लिए x बराबर 1 होता है, 1 OH आयन दे सकता है, इस कारण इसका भी इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। इक्विवेलेंट वेट बराबर मोलिकुलर वेट 40/1 बराबर 40। लवण के उदाहरण ले लेते हैं। Na2CO3 के लिए x बराबर 2 होता है। यहाँ पे इसको तोड़ेंगे तो सोडियम आयन 2 सोडियम आयन है, इसके ऊपर 1 प्लस चार्ज है और 2 सोडियम आयन है तो 2 हो गया, तो x बराबर 2 हो गया। तो इक्विवेलेंट वेट यहाँ पे हो जाएगा 106/2 बराबर 53। इक्विवेलेंट वेट रिएक्शन पर भी निर्भर करता है। H2SO4 को NaOH के साथ यदि क्रिया कराएं तो NaHSO4H2O बनता है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन मुक्त हो रहा है और पानी बना रहा है, इस तरह से इसका x बराबर 1 हो जाएगा। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नॉर्मेलिटी को समझने से पहले हमको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ग्राम तुल्यांकों की संख्या भी समझनी होगी। ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर होता है मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट। विलेय का मास अपॉन तुल्यांकी भार, भार बटे तुल्यांकी भार। चलिए एक उदाहरण लेते हैं, एक प्रश्न ले लेते हैं। विलियन में उपस्थित 98 ग्राम H2SO4 की ग्राम तुल्यांक संख्या ज्ञात कीजिए। तुल्यांकी भार बराबर होता है आणविक द्रव्यमान बटे x। तो इक्विवेलेंट वेट पहले हम निकाल लेते हैं इसका। यहाँ पे रख लेते हैं 98 आणविक भार होता है H2SO4 का बटे x हमने निकाला था अभी थोड़ी देर पहले, इसका x फैक्टर 2 होता है। इसको हल करेंगे तो मिल जाएगा 49। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होता है मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो मास इसमें दिया हुआ है, मास दिया हुआ है इसमें। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बराबर मास हम रख लेंगे 0.98 ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट हमने निकाला हुआ है 49। इसको हल कर लेंगे 0.02 नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आ गया। अब अभ्यास के लिए प्रश्न है, विलयन में उपस्थित 53 ग्राम Na2CO3 की ग्राम तुल्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसा ही बनेगा ये। अब हम एक लास्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़ लेते हैं। नॉर्मेलिटी का मतलब होता है 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उसकी नॉर्मलता कहते हैं। हमने जो अभी ग्राम तुल्यांक संख्या पढ़ा है वो 1 लीटर में कितना है, किसी विलेय का कितने ग्राम तुल्यांक 1 लीटर विलयन में उपस्थित है, उसको हम उसकी नॉर्मलता कहते हैं। तो हम सब बोल सकते हैं 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उसकी नॉर्मलता कहते हैं। नॉर्मलता बराबर लिख सकते हैं हम
विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। एक लीटर विलयन में उसके कितने ग्राम तुल्यांक की संख्या है। तो नॉर्मेलिटी को हम कैपिटल N से दर्शाते हैं। तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नॉर्मलता का मात्रक होता है ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, या इसको N से भी दर्शाते हैं। एक प्रश्न लेते हैं 50 मिलीग्राम विलयन में उपस्थित 0.98 ग्राम H2SO4 की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। नॉर्मेलिटी बराबर होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यहाँ पे लिख लेते हैं नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू हम ग्राम इक्विवेलेंट को लिख सकते हैं मास अपन इक्विवेलेंट वेट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इसको हम लिख सकते हैं इक्विवेलेंट वेट बराबर होता है मोलिकुलर वेट अपॉन x। तो पहले इक्विवेलेंट वेट निकाल लेते हैं। इक्विवेलेंट वेट बराबर हो जाएगा 98/2। H2SO4 का मोलिकुलर वेट 98 और फैक्टर होता है उसका 2, तो 49 हो जाएगा। अब इसको हम वैल्यू पुटअप कर लेते हैं। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू 0.98 वो मास दिया हुआ है अपॉन इक्विवेलेंट वेट हमने 49 निकाला हुआ है अपॉन 500 लीटर दिया हुआ है, 500 ml दिया, उसको लीटर में बदलने के लिए 1000 से गुणा कर लेते हैं, सॉरी भाग कर लेते हैं। 500 भागित 100 करेंगे तो लीटर में हो जाएगा 500/1000। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू हो जाएगा 2/50। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू 0.04 N। बाई नॉर्मल विलयन टर्म्स है इसकी। बाई नॉर्मल विलयन मतलब जिसकी नॉर्मलता 2 हो, जिसको 2N से दर्शाते हैं। सेमी नॉर्मल विलयन मतलब जिसकी नॉर्मलता आधी हो, जिसको N/2 से प्रदर्शित करते हैं। डेसी नॉर्मल विलयन कहने का मतलब जिसकी नॉर्मलता 1/10 हो, जिसको N/10 से प्रदर्शित करते हैं। तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज के वीडियो में हमने सीखा कि कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स कौन कौन से होते हैं और उसको हम कैसे प्रदर्शित करते हैं। उसके न्यूमेरिकल्स हमने कर लिए। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। अगली वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो आज के लिए इतना ही।